आज जो हम नया चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधन इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। खाद्य संसाधन किसको बोलते हैं? जो हमारे खाने के संसाधन है, ऐसे सभी संसाधन जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं। ध्यान रहे, इसमें अनाज भी आ जाता है, इसमें फल और सब्जी वगैरह भी आ जाता है, और इसमें मांस भी आ जाता है ना। मांस और अंडा वगैरह भी आ जाता है, शहद भी आ जाता है, मछली भी आ जाती है। तो उसमें सभी चीज आ जाती है। तो ऐसे सभी संसाधन जिसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार मतलब कि बहुत उसका जो जैसे हम कोई चीज खाते हैं, यदि हम खाना खाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, क्यों किस लिए खाना खा रहे होते हैं हम? उसका मकसद ये होता है कि खाना हमको पौष्टिकता देता है, हमको न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषक तत्व देता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो वृद्धि कर पाता है। हम जो है वो आकार में बड़े होते हैं, और हमारा दिमाग भी जो है वो बराबर, केवल दिमाग नहीं, पूरी बॉडी के अंग जो है वो बराबर सही ढंग से काम कर रहे होते हैं। यदि हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो हम बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। हो सकता है हमारी ग्रोथ सही से नहीं हो पाए। ग्रोथ सही से नहीं हो पाए तो आप देखोगे कई बच्चों को 9th क्लास में जब आते हैं तो एकदम से उनकी बॉडी में चेंज आते हैं। कई की हाइट एकदम से ज्यादा डेवलप हो जाती है, कई का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कई का बिहेवियर चेंज हो जाता है, हाव भाव चेंज हो जाते हैं। कोई बच्चा एकदम से जो है वो हो सकता है वो बचपन में वीक रहता है, वो एकदम से उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, एकदम से उसको सब चीजें याद होने लगती हैं, वो जो है वो कंपटीशन में आ जाता है, वो जो है वो टॉप करने लगता है क्लास में। ऐसे चेंज आते हैं। ये चेंज जुड़े हुए हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ से। हमारा जो मानव शरीर है उसमें ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है हम अपना जो खाना लें उसमें पौष्टिक आहार बहुत अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में लें, जिसके कारण से हमारे बॉडी की ग्रोथ सही ढंग से हो पाए, है ना। तो हम जो है वो खाद्य संसाधनों में सुधार के चैप्टर में मेनली क्या पढ़ते हैं, आपको शायद पता होगा कि भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ होगा, अगर नहीं बताया हुआ होगा तो सुन लीजिए, और बना बताया हुआ है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक मतलब कि भारत पृथ्वी पर जिस स्थान पर है, वर्ल्ड मैप में देखते हो ना भारत कहाँ पर रहता है, भारत जिस स्थान पर है वहां पर उसको ना ज्यादा गर्मी मिलती है, ना ज्यादा ठंडक रहता है। पानी यानी कि बारिश भी लगातार जितनी मात्रा में चाहिए होती है उतनी मात्रा में गिर रही होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारे मनुष्य के जीवन का सबसे प्रमुख आधार है वो पानी है, साथ साथ वायु है, और साथ साथ जो है वो खाना है। ये तीन चीजों के बिना हमारी लाइफ संभव नहीं हो सकती, है ना। तो भारत के लिए ये तीनों ही चीजें पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए होती है उतनी मात्रा में मौजूद है भारत हमारे देश में, है ना। जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी होने के कारण से यहाँ पर जो खेती होती है, जो अनाज उगता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब अनाज ज्यादा मात्रा में होगा तो लोग खाएंगे अच्छा, लोग खाएंगे अच्छा तो उनको ऊर्जा अच्छी मिलेगी, उनको पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे, और पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे तो क्या होगा, उनका विकास अच्छा होगा, उनकी बुद्धि तीव्र होगी, है ना। तो भारत जैसे हमारे देश का जो इतिहास था उसमें जो जनसंख्या थी, अब जनसंख्या एक बहुत ज्यादा मायने रखती है। मान लो उदाहरण के लिए आपके घर में जो है वो साल भर के लिए गेहूं आ जाता है, गर्मी के मौसम में देखा होगा ना आपने। तो आप देखते हो कि मम्मी पापा जो है वो जो गेहूं स्टोर करते हैं, वो लगभग कई घरों में ऐसा होता होगा, सभी के घर में नहीं होता होगा, लेकिन क्या करते हैं, साल भर का गेहूं जो है वो इकट्ठा ला के रख लेते हैं। जैसे 5 बोरा गेहूं, 5 क्विंटल गेहूं इकट्ठे ला के रख लिए, तो वो मेंबर्स के हिसाब से लगता है। अब मान लो हम 5 लोगों के लिए 5 क्विंटल गेहूं जो है स्टोर करके रख रहे हैं, घर में रख लिया हमने। लेकिन मान लो कि आगे चलकर जो है वो 2 मेहमान और आ गए हमारे यहाँ, तो अब 7 लोग हो गए, और सात वो 2 मेहमान जो है वो 1 महीने रह कर गए। तो आपका क्या होगा, जो आपका गेहूं एक साल पूरे 12 महीने चलने वाला था, वो 2 लोग बीच में एक्स्ट्रा आ गए, तो आप कितने महीने चलेगा, केवल 11 महीने। अनाज कम हो जाएगा कि नहीं। तो सेम केस यहाँ पर हमारे देश में जो है वो कृषि के साथ भी है। हमारे यहाँ जो है वो जमीन तो जितनी है भारत के पास एरिया, उतने में खेती कर सकते हैं हम, कर सकते हैं कि नहीं। जमीन उतनी है, अब उस जमीन में जो है लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, रेलवे स्टेशन भी चाहिए, बस स्टैंड भी चाहिए, और साथ साथ खेती के लिए भी जमीन चाहिए। इन सभी के लिए जरूरी है, रहने के लिए भी जमीन जरूरी है। पब्लिक प्लेस जैसे कि ट्रेन, बस स्टेशन, और इसके लिए भी जमीन जरूरी होती है। साथ साथ जो है वो जो हमारी कंपनीज वगैरह है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए दफ्तर की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी स्पेस चाहिए पड़ता है। तो जब इन सभी के लिए स्पेस चाहिए पड़ता है तो हमारे पास जमीन सीमित है। जमीन सीमित है मतलब कि निश्चित एरिया है, उस पे भी जो है वो हम फसल उगा सकते हैं।
अब वो जब फसल निश्चित एरिया में उगा सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता मिली हमको, स्वतंत्रता के बाद आबादी लगातार बढ़ रही है। हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार हर 10 साल बाद जनसंख्या की गणना की जाती है, लोगों की गणना की जाती है। पिछली बार जो है 2011 में हुई थी, जनगणना बोलते हैं जिसको, है ना? उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 125 करोड़ थी, और 2021 में फिर से होना थी। हर 10 साल बाद होती है जनगणना। 2021 में फिर होना थी, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया, जिसके कारण से ये थोड़ा सा डिले होने का चल रहा है। थोड़ी सी जनसंख्या डिले हो जाएगी, 2021 में होगी। अभी शुरू हो जानी थी 2020 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो जनगणना से क्या पता चलता है हमको? जनसंख्या कितनी है। तो अनुमानित है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अंदाजा लगा रहे हैं कि अब जो 10 साल बाद हमारी जनगणना होगी ना, उसमें हमारी संख्या जो है वो 135 करोड़ होगी। चाइना की जो है वो लगभग लगभग 135 करोड़ 138 करोड़ ही है। तो ऐसे अंदाजा लग रहा है कि 2021 में जो है वो भारत चाइना को क्रॉस कर जाएगा। अब ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और गेहूं या फिर अनाज जो उगता था उसकी जमीन वहीं की वहीं है, वो नहीं बढ़ी है। वो नहीं बढ़ी है तो क्या होने वाला है? भारत में जो खाद्यान्न रहेगा, जो खाने के संसाधन रहेंगे, उसकी कमी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। जब पहले जनसंख्या कम थी तो उसके लिए जमीन पर्याप्त थी, लेकिन जमीन अब उतनी है लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, तो अब क्या हो जाएगा? खाने की कमी हो जाएगी। तो आप बोलोगे भैया मतलब हम इस साल का गेहूं ज्यादा ले लें, अगले साल से खाने की कमी होने वाली है। ऐसा नहीं है, एकदम से इतना ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आज से 60 साल पहले जहाँ पर आबादी हमारी केवल 60 करोड़ थी, आज उससे दुगनी हो चुकी है, लगभग दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। 125 करोड़ से हम शायद 135 करोड़ के आसपास पहुंच रहे होंगे। तो इस आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न भी तो होना चाहिए। खाने की कमी पड़ जाएगी तो लोग बाग जो है वो खाद्यान्न महंगा बिकने लगेगा, तो जो गरीब लोग होंगे वो उनपे जो है वो भुखमरी आ जाएगी, वहां पर जो है वो खाने को नहीं मिलेगा लोगों को, है ना? तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये सब बातें जो है वो सरकार ने पहले ही सोच ली थी कि ऐसा होने वाला है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो खाने के लिए जो है वो अलग अलग तकनीकों का विकास किया गया, मतलब कि कृषि में जो है वो वैज्ञानिकता लाई गई। वैज्ञानिकता कैसे लाई गई? पहले जो है वो किसान खेती करता था तो उसको साइंस नहीं पता थी, उसके बारे में विज्ञान नहीं पता था कि ये खेती गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का बहुत फर्क पड़ता है। कितना पानी देना चाहिए, मिट्टी में अम्लता आ गई है, एक बार खेती कर ले तो मिट्टी का क्या करना चाहिए, अगर कोई खाद वगैरह होती है तो वो खाद कैसे डालना चाहिए, अगर कोई केमिकल वगैरह से हम मिट्टी सुधार सकते हैं वो कैसे करना चाहिए, कौन सी जगह के लिए कौन सी खेती जो है वो जरूरी होती है। तो ये वाली बात हो गई। इसमें जो है वो वैज्ञानिक, और किस जैसे मान लो उदाहरण के लिए गेहूं है, तो गेहूं के लिए जो है वो किसी पोषक तत्व की जरूरत होती है, वो पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद है कि नहीं है, इसके बारे में क्या है साइंस डेवलप की गई। और ऐसे ही एक और चीज देखी गई, उन्होंने देखा कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारे जो पंजाब या हरियाणा में जो गेहूं हो रहा है उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है, गेहूं जो देता है वो हमको मेनली कार्बोहाइड्रेट देता है। एक बात तो तय है, खाने की जितनी भी चीजें हैं वो हमको 4 चीजें देती हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। खनिज लवण में ही क्या आ जाते हैं? विटामिन आ जाते हैं आपके, है ना? विटामिन इसमें खनिज लवण में आ जाते हैं। तो कोई भी खाने की चीज हमको ये 4 चीज देती है ना? कोई भी चीज हम खाते हैं ना खाने की, उसमें ये 4 चीज होती है जो कि हमारे बॉडी की काम की, बाकी चीजें जो है वो कुछ होती नहीं। तो अब क्या होता है, कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है अपने मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है, यूपी में पीली मिट्टी है, तो क्या होगा जब यहाँ गेहूं जो उगेगा उसकी वैरायटी अलग होगी, मतलब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होगी। और उत्तर प्रदेश में जो गेहूं उगेगा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होगी। बिल्कुल होगी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब ऐसा हो सकता है तो क्या होगा, हो सकता है यहाँ के पौधे में कुछ कमी रह जाए। इस यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में कोई पौधा उग रहा है तो मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो कम है, या फिर मान लो प्रोटीन की मात्रा कम है। और जो यूपी में जो गेहूं उग रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो दोनों की कमी है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों की फसलों को जो है वो मिला दें, मतलब वहां के जो है वो प्रोटीन ज्यादा हो जाए और यहाँ का कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए, तो नया जो गेहूं उगेगा वो जो है वो काम का होगा, उसमें दोनों के गुण होंगे, प्रोटीन भी ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होगा। तो जब ये दिमाग में आई तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च करी, सोचा कि पौधा कैसे उगता है, उसके कोशिकाओं पे काम करा, उसके ऊतकों पे काम किया, और नई नई टेक्निक डेवलप करे। और नई टेक्निक डेवलप करने के बाद क्या नई चीज डेवलप हुई कि जो है वो हम जो गेहूं की जो नई किस्म होती, किस्म बोलते हैं इसको, है ना? तो जो नई किस्म होती है उसमें जो है वो कैसे हम लैब में तैयार कर सकते हैं बीज को,
इस प्रकार की जब साइंस डेवलप होने लगी तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि जो क्वालिटी हमको जो है वो सही नहीं मिल रही थी गेहूं की, वो बरकरार रही। साथ ही साथ जो खाद और उर्वरक का यूज करके हम जहां 1 एकड़ में, मान लो 1 एकड़ मतलब कि जमीन नापने का एरिया होता है, 1 एकड़ में यदि हम 1 क्विंटल गेहूं उगा रहे थे तो हमने खाद और उर्वरक का यूज करके उसमें तो ज्यादातर चीजें खराब क्यों जाती हैं, फसलें खराब क्यों जाती हैं, या तो उसमें कीड़ा लग जाता है या फिर बारिश कम होती है जिसके कारण से वो लाल पड़ जाता है, जिसके कारण से गेहूं अच्छा नहीं होता है। तो वैज्ञानिक तरीके खोजे गए कि इसका तोड़ क्या है, इसका निदान क्या है, अगर कोई खरपतवार लग रही है, अगर कोई कीड़ा लग जा रहा है पौधे में जिससे पौधा जो है वो अच्छा विकास नहीं कर पा रहा है, तो इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है ना। इसके लिए जो है वो वैज्ञानिक तकनीकें इजाद की गई, वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिसके कारण से जो है वो पौधों कम जगह में ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सके और वो ज्यादा खेती करने के बाद भी उसमें पोषक तत्व बने रहें। इस प्रकार से कैसे खेती की जा सकती है, इस प्रकार से जो है वो चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो खेती की जाती है उसमें खेती में कौन कौन सी कमी रह जाती है, उसके लिए कौन कौन सी खाद, कैसी खाद यूज करना चाहिए, खेती कितने प्रकार की होती है, खेती में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, खेती का नुकसान क्या है, खेती के बाद भंडारण कैसे किया जाना चाहिए, भंडारण से समय रख कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें पहले पोर्शन में कवर की जाएंगी। खेती क्या है, खेती कैसे की जाती है, उसमें कौन से नुकसानदेह चीजें हैं, उनसे बचा कैसे जाता है, और उसका खेती के बाद जो अनाज उग जाता है उसका भंडारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है हम पहले पोर्शन में कवर करेंगे। पहला पोर्शन बस इसके बारे में। जो दूसरा पोर्शन है वो है पशुपालन के बारे में, है ना। तो खेती तो चलती रहती है, किसान खेती करता रहता है, लेकिन साइड में जो है वो पशुपालन भी चलता रहता है, पशुओं को भी पालता है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रामीण इलाके से होंगे, गांव के एरिया से आते होंगे, तो वहां पर आप लोग को पता है कि जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पर जो है वो घरों में गाय भैंस जानवर पक्के में होते ही हैं, बकरी जो है, बकरी भी होते हैं, कई जगह पर पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म भी होते हैं। पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पर मुर्गियां जो है वो पाली जाती हैं, जिससे अंडों का कारोबार होता है, तो वो भी जो है वो कई जगह पर गाँव में दिखाई दे जाता है। क्यों? तो किसान ऐसा क्यों करता है, किसान जो है वो एक्स्ट्रा आय कमाने के लिए कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखो भैंस जो पालता है तो वो मेनली काय के लिए पालता है, दूध के लिए पालता है। भैंस से जो है उसको दूध प्राप्त होता है। गाय का भी सेम केस है, गाय से जो है वो दूध प्राप्त होता है, और जो गाय का बछड़ा होता है वो खेत में हल चलाने के काम आता है, मेहनत के काम करने के लिए काम आता है वो, है ना। तो वो वहां पर काम कर रहा होता है। मुर्गी पालन किस लिए किया जाता है, दो चीजों के लिए किया जाता है। एक तो अंडा के लिए, अंडे जो है वो बिकते हैं, वो खाते हैं लोग बाग, जिसके कारण से उनको प्रोटीन और सल्फर और मिलते हैं। और साथ साथ जो है वो उसके अलावा जो है मुर्गी जो है वो मटन के लिए भी पाली जाती है ना। तो जो चिकन जो होता है, जो नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, उसको भी जो है वो जो है वो बेचने के लिए जो है वो मुर्गी को पाला जाता है। बकरी को किस लिए पाला जाता है, तो बकरी का दूध के लिए पाला जाता है, और दूसरा उसके भी मांस के लिए पाला जाता है, तो मांस भी खाते हैं। फिर उसके बाद जो है मछली पालन जो मेनली किया जाता है वो केवल मांस की दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि मछली जो है वो कई एरिया पर जो है वो खाया जाता है, मछली को खाते हैं कई एरिया पर, मतलब नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो जो मछली पालन किया जाता है वो भी मांस के लिए किया जाता है। इसके बाद मधुमक्खी पालन किस लिए किया जाता है, मधुमक्खी पालन जो है वो शहद के लिए किया जाता है, और उसका कोई रीजन नहीं है मधुमक्खी पालने का। तो ये सारे पालन किए जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमको पता ही है, हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि हम मुर्गा पालें तो मुर्गे में कौन सी जो किस्म होती है, उसमें भी मुर्गे में अलग अलग मुर्गे होते हैं, तो कौन सी किस्म किस लिए पाली जाती है ना, ताकि आपको स्टार्टिंग में नॉलेज रहे। क्यों नॉलेज देना चाहते हैं आपको ये, क्यों ये चीज दिखाना चाहते हैं। मेरी वो वाली बात आधी रह गई कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती थी, खेती के साथ साथ जो है वो अन्न वगैरह बहुत ज्यादा होता था, जिससे यहाँ के लोग धन संपन्न थे, इसके कारण से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो अलग रीजन है कि सोना भी भारत में बहुत ज्यादा था, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी था कि भारत के लोग बहुत संपन्न लोग थे, यहाँ पर अनाज बहुत अच्छा मात्रा में होता था, मसाले बहुत ज्यादा होते थे, पशुपालन बहुत अच्छा होता था, जिसके कारण से लोग जो है वो खुश रहते थे, इसलिए जो है वो सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, धन संपन्नता बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब जो है वो मैं ये सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जनसंख्या जो है वो बढ़ती गई, जिसके कारण से जो है वो स्थिति खराब होती गई। और मेनली जो बताना ये चाह रहा था कि हमारे कई लोग आप लोग से बोलेंगे कि आपको जो है वो वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, या फिर आप लोग से बोलेंगे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आप में से कितने बच्चे वेजिटेरियन है, केवल वेज खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं।
लोकेश आप वेजिटेरियन हो? हाँ भैया। और पूजा आप वेजिटेरियन है? और मैं भी भैया। खुशी भी वेजिटेरियन है? और ठीक। तो आप में से देख रहे हो आप लगभग 3-4 बच्चे जो है वो बोल रहे हैं वेजिटेरियन, शिवानी का भी है। तो ये लोग जो है वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन मतलब कि केवल जो है वो गेहूं, अनाज, फल, सब्जी वगैरह खाते हैं, बाकी नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाते, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो केवल अंडा खा लेते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे जो होंगे जो नॉन वेजिटेरियन में खाते होंगे। आप लोगों में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कई लोग आप लोगों से हो सकता है बोलने में भी आएंगे, अगर नहीं बोले हैं तो भविष्य में बोलेंगे भी कि जो है वो नॉनवेज बेकार होता है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कुछ हद तक उनके जो तर्क होते हैं वो उनकी जगह अपने जगह पर सही है। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत में यदि सभी लोग वेजिटेरियन हो जाए, भारत में यदि सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएं और उनका मुख्य आहार गेहूं और चावल केवल हो जाए, भारत में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 125 करोड़ लोगों को गेहूं जो है वो मुहैया करवा पाए। 100 सॉरी, कैपेबिलिटी तो है, मैं उस बात पे नहीं बोल रहा हूँ, कैपेबिलिटी तो है। लेकिन अगर सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होगी कि साल भर 125 करोड़ लोगों को वेजिटेरियन खाना दे पाए, है ना। इसके कारण से हमारी डिपेंडेंसी नॉनवेज पर बहुत हद तक बढ़ जाती है। डिपेंडेंसी मतलब कि हमको निर्भर होना पड़ेगा नॉनवेज पर। तो मैं कभी भी आप किसी से भी नहीं बोलता हूँ कि आप जो भी हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो आप नॉन वेजिटेरियन रहो, आप वेजिटेरियन हो आप वेजिटेरियन रहो। तो खाने में जो है वो किसी के द्वेष नहीं होना चाहिए, सभी को नॉन वेजिटेरियन नहीं हो जाना चाहिए। अगर सभी नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे तो मुर्गे की कीमत जो आज 40-60 जितनी भी चल रही हो, 40-60-80 जितनी भी हो, उससे दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में मुर्गा मिलेगा नहीं, और जो है वो उसकी खपत लगातार हो रही होगी, सब नॉनवेज खा रहे होंगे, चिकन खा रहे होंगे, जिसके कारण से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सेम केस यहाँ वेजिटेरियन के केस में हो जाएंगे। सभी अगर वेजिटेरियन हो जाएंगे तो गेहूं देखो, अभी अगर एक घर में वेजिटेरियन घर में अगर 1 क्विंटल, मतलब मान लो नॉन वेजिटेरियन घर में अगर एक दिन में, एक महीने में यदि 20 किलो गेहूं खब रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे वो, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा गेहूं की खपत। गेहूं जो है वो इतनी मात्रा में भारत में नहीं हो पाएगा कि सभी लोगों को खिला पाए, तो गेहूं की कीमत भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर दाल के साथ होता ही है ऐसा, अपने यहाँ जो नॉर्मली दाल के भाव जो है वो बढ़ गए। अभी आज से लगभग 8 से 9 साल पहले जो दाल जो है वो 70 से 80 रुपए किलो बिक रही थी, वो आज से 8 10 साल बाद जो है अभी के रेट देखे जाएंगे मूंग के दाल के, तो वो 150 रुपए किलो है। लगभग लगभग दुगने से अधिक कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको खाना शुरू किया, लोगों ने जो है वो ज्यादा दाल का कंजम्पशन शुरू किया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इसकी कीमतें बढ़ रही। तो सेम केस यहाँ पर जो है नॉनवेज के केस में भी आ जाता है, दूध के केस में भी आ जाता है। हालांकि भारत, अब देखना यहाँ दूध का केस अपने आप में एक निराला केस है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो हमारे भारत की संपदा पहले से जो परंपरा रही है, भारत में दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो है वो लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में खाते आ रहे हैं हम बहुत हजारों वर्षों से, है ना। अगर आप महाभारत के बारे में अगर जानते होंगे तो कृष्ण जी भी जो है वो गाय चराते थे, क्योंकि उस जमाने से जो है वो भारत जो है वो दुधारू पशुओं को पालते हुए आ रहा है, और दूध बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में बाहर के लोग नहीं खाते हैं दूध, है ना। वो लोग जो है वो दूध को इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन भारत में क्यों है दूध की खपत ज्यादा? क्योंकि वेजिटेरियन कल्चर रहा है भारत में, स्टार्टिंग से जो है वो वेजिटेरियन कल्चर ज्यादा रहा है, जिसके कारण से लोगों को प्रोटीन का एकमात्र सोर्स जो रहता था वो दूध रहता था, है ना। जो वेजिटेरियन लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो सबसे अच्छा प्रोटीन प्रोटीन क्यों जरूरी होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रोटीन जो है वो हमारी कोशिकाएं बनाने के लिए जरूर होता है। हमारी नई जो बॉडी कोशिकाएं होती है ना, जैसे अपनी हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ रही है तो हमारे अंग भी बड़े हो रहे होंगे, हमारे हाथ पैर बड़े हो रहे होंगे, शरीर बड़ा हो रहा होगा। तो बड़ा कैसे होगा? नई कोशिकाएं बनेगी तभी तो बड़ा होगा ना। तो वो नई कोशिकाएं बनने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा मात्रा सभी की बेकार है। आप वसा ज्यादा खाओगे तो भी बेकार है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो भी बेकार है, प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो भी बेकार है। अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे लिए जो है वो वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है डेली लाइफ में, है ना। तो प्रोटीन इंटेक बोला जाता है लेने की क्षमता, हमको जो है वो प्रोटीन इतनी मात्रा में खाना चाहिए, तो उसको प्रोटीन इंटेक बोलते हैं। तो वो जो है वो सभी के लिए जरूरी होना चाहिए। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो चिकन और मछली वगैरह खाते हैं, उनको नॉन वेज में जो होता है, जो रेड मीट होता है, दो मीट होते हैं, एक व्हाइट मीट होता है और एक रेड मीट होता है। तो रेड मीट अपने इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित है।
तो रेड मीट खाने पर प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। रेड मीट और फिश खाने पर, इवन दो अंडा खाने पर भी जो है वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। और प्रोटीन से क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आप हट्टे कट्टे हो गए, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा फैक्टर ये भी लग जाता है, कई बच्चे जो है वो मोटे नहीं हो पाते हैं, तो उनकी पाचन शक्ति के कारण से ऐसा होता है, या फिर बॉडी के एक्सेप्टेंस के कारण से होता है। कई लोग जो है वो प्रोटीन पचा नहीं पाते हैं, प्रोटीन नहीं बन रहा होता, जिसके कारण से वो मोटे नहीं हो पा रहे होते हैं, या फिर उनकी डाइट कम होती है। सीधी सी बात ये भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन होते हैं मोटे नहीं होने के, है ना। तो वो सभी के साथ जो है वो अलग अलग वेरी करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मीट से मिल जाता है, इवन वो अंडा ही क्यों ना हो, केवल अगर अंडा ही खाएंगे आप तो उसमें भी अच्छी खासा मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन के सोर्सेस बहुत कम है। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए एक दूध सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उसके बाद सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, है ना। उसमें पनीर भी आ जाता है, जो दही वगैरह घी वगैरह आ जाता है। घी में प्रोटीन बहुत कम होता है, उसमें फैट बहुत ज्यादा है, उसमें केवल वसा बहुत ज्यादा है, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है लेकिन कम मात्रा में होता है घी में प्रोटीन, है ना। तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन के लिए हमारे लिए चीज है वेजिटेरियन के लिए, वो दूध और सोयाबीन के बाद जो है वो आ जाती है दालें। जो हमारी जितनी भी दालें हैं ना, पल्सेस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में दालों को बोला जाता है पल्सेस। तो जितने भी हमारी दालें हैं उन सभी में जो है वो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। मूंग की दाल में बाकी दालों की अपेक्षा ज्यादा होता है ना। तो सोयाबीन में भी होता है, सोयाबीन की दाल आपने देखी होगी यदि, तो सोयाबीन में भी होता है, उड़द में भी होता है, मूंग तुअर सभी में होता है अच्छी खासी मात्रा में। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन, तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा। और चने में भी होता है। तो आपने देखा हो कई कई बार मम्मी जो है वो चने जो है वो अंकुरित होने रख देती हैं, अगर नहीं रखती हैं तो आपको करना चाहिए। जो हमारे चने होते हैं और जो मूंग की दाल होती है, खड़ी मूंग की दाल होती है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको जो है ये दाल या चने जो है वो रात में जो है वो भिगो कर रख देना चाहिए। और एक दो दिन में जो है उसमें अंकुर फूट आते हैं, आप देखोगे उसमें से जो है वो अंकुरित हो जाते हैं वो, है ना। मेरा लेना देना नहीं है उसमें कुछ, वहां पर जो है वो उनके नाम पर मेरा नाम रखा गया है, ये बोल सकते हो आप। तो वो चने और दालों में से क्या हो जाते हैं, कुछ अंकुर फूट आते हैं और फिर उसको खाना चाहिए। तो बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा फायदा करते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, किस लिए ऐसा बोलते हैं कि अंकुरित करके खाना चाहिए, उसके पीछे एक साइंस है, उसको आप समझो। जब जैसे हम कोई दाल देखते हैं तो दाल की जो अवस्था होती है नॉर्मली वो सूखी होती, सूखी समझते हो, सूखी, सूखी मतलब सूख गई है वो, उसको धूप में जो है वो सुखा दिया गया है, सुखा दिया गया तो उसमें से पानी निकल गया पूरा। अब जब पानी निकल गया और हमारी बॉडी में जाएगा वो, तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने मूंग के दाल के टुकड़े डायरेक्ट मुंह से अपने पेट में निकाल लिए, तो वो पाचन यहाँ से जाएगा, भोजन से नली से नीचे जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, पेट में उसको पचाने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सूखा हुआ है, सूखा हुआ है तो उसको तोड़ नहीं पाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बारीक पीसने के लिए कोई हमें चक्की तो लगी नहीं है कि पत्थर से पत्थर घिस जाएगा वो दाल पीस जाएगी, नहीं पीस पाएगी। और हमारी भोजन नली में से जब वो खाना पच नहीं पाएगा, पूरी आंतों से होता हुआ जो है वो बाहर कर दिया जाएगा शरीर के। तो क्या होगा, जो हमने दाल खाई थी वो वैसे की वैसे जो है वो बाहर कर दी जाएगी बॉडी के द्वारा। क्या होगा, उससे हमको दाल के प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। तो क्या किया जाएगा, यदि हम उसको फुला लें, दाल को यदि पानी में भिगो कर रख दें, तो क्या हो जाएगा, पानी उसके अंदर चले जाएगा और दाल जो है फूल जाएगी। आपने देखा होगा इस चीज को, घरों में जो है बादाम के साथ भी ऐसे ही होता है, बादाम सूखी अवस्था में रहती है, उसको भिगो दें तो उसके अंदर पानी चल जाता है, फूल जाती है। और जब वो फूली हुई चीज हम खाते हैं, फूली हुई चीज जब हम हमारी बॉडी में जाती है, तो अब जब वो हमारी आंतें जो है उस पर जब फोर्स लगाती हैं, तो अब मुलायम हो चुकी है वो ऑलरेडी, और हमने धातु से उसको चबा भी दिया है, उसके कारण से क्या हो जाता है, उसमें से जो पोषक तत्व रहते हैं वो हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसलिए जो है वो आपको दाल वगैरह जो है वो अंकुरित करके खिलाने को बोला जाता है। या फिर नॉर्मली हम अगर कुकर में भी वो चीज बना रहे हैं, जैसे नॉर्मली दाल बनाई जाती है, तो आप देखोगे कुकर में उसको उबाला जाता है, तो भी प्रेशर होने के कारण से, ज्यादा प्रेशर होने के कारण से पानी उसके अंदर भीतर घुस जाता है और वो तब भी पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो भी उतना ही फायदेमंद है। बस अंतर ये आ जाता है, जब हम किसी चीज को अंकुरित करते हैं, जब हम उसको भिगो कर रखते हैं, तो पानी नेचुरली उसके अंदर जाता है और वो फूल जाती है। और प्रेशर कुकर में हम जबरदस्ती करते हैं, और वहां पर प्रेशर तो ठीक है लेकिन वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, गैस पर रख रहे होते हैं हम, तापमान ज्यादा होने के कारण से कुछ पोषक तत्व, कुछ सारे नहीं, कुछ पोषक तत्व डाल के कम हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के कारण से, टेम्परेचर गर्माहट के कारण से। जबकि जो हम भिगो कर रख रहे होते हैं दाल, उसमें टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, वहां पर नेचुरली चीज हो रही है, नेचुरली ग्रोथ हो रही है और नेचुरली फूल रही है वो।
जब हम उसको खाते हैं तो हमको ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, बजाय हम पका के खाएं। पका के खाने पे भी पोषक तत्व मिल रहे होते हैं, प्रोटीन मिल रहे होते हैं, लेकिन बिना पकाए जो है वो, इवन तो यहाँ पर मांस के केस में भी ये होता है, मीट के केस में भी ये होता है, जब मीट को ज्यादा ग्रिल कर लिया जाएगा या फिर जल जाएगा वो, अगर आप मीट को सेक रहे हो और वो ज्यादा, अगर आप ऑयली कर लोगे, उसको ज्यादा ऑयल में सेक लोगे, तो वहां पर भी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो उसको जो है वो मीट को पकाने के लिए, अंदर से पकाने के लिए वो सिस्टम होता है, हालांकि मुझे पता नहीं है वो सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी पकाया नहीं है ना। तो उसको जो है वो अंदर से पकना। अच्छा, एक और थोड़ी सी ये परेशानी है कि हम मीट को जो है वो कच्चा भी नहीं खा सकते। अगर मीट को अगर आप कच्चा खाते हो तो बॉडी में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मीट कच्चा भी नहीं खा सकते। हाँ, अंडा जरूर कच्चा खा सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी कच्चा खाने की सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में, यानी कि आज से 10 साल पहले, वो अंडे जो है वो बहुत नेचुरली मुर्गी देती थी और नेचुरली आते थे। लेकिन आजकल जो है वो अंडा की खेती जैसी होने लगी। आप बोलोगे खेती कैसे हो सकती है, कोई खेत में उगते होंगे क्या अंडे? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ वहां पर जो मुर्गियां होती हैं, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर मुर्गियों को जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, और उनसे जो है वो, नॉर्मली मुर्गी की कैपेसिटी जो है वो कम होती है। नॉर्मली जो है वो मुर्गी जो है वो अंडे लगातार नहीं दे सकती है वो, लेकिन उनको इंजेक्शन के थ्रू, केमिकल के, उनकी दवाइयों के इंजेक्शन के थ्रू, उनमें जो है वो अंडे जबरदस्ती जो है वो बनवाए जाते हैं। मतलब उनकी एक्चुअली उनकी बॉडी का जो है वो नुकसान किया जा रहा होता है, जिसके कारण से जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे पाए और वो अंडे को बेचकर जो है वो प्रॉफिट कमा सके पोल्ट्री फार्म वाला, है ना, जिसके कारण से ऐसा किया जा रहा है। तो वो इंजेक्शन के थ्रू जो अंडे बनते होंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें परेशानी होती होगी, और उसमें पोषक तत्व भी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते होंगे, जिसके कारण से मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अंडे जो है वो कच्चे खाएं, है ना, ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा। हाँ, कोई श्योर है, आपका कोई पहचान का बंदा है और वो नेचुरली अंडे बना रहा है, नेचुरली अंडे वहां से बेच रहा है, वो नेचुरल वाले अंडे को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई कच्चा अंडा खाता होगा। लेकिन कच्चे अंडे खाने के फायदे बहुत हैं। उसको उबाल कर खाओ, आप कोशिश करो उबाल कर ही खाने की। अगर आप अंडे का आमलेट बना के खाते हो तो वो उसका मामला फिर बिगड़ जाता है थोड़ा सा। आमलेट जो है, या जो आमलेट की, अंडे की जो भुर्जी वगैरह होती है, उसमें ऑयल या मक्खन के कारण से उसकी जो पौष्टिकता होती है वो थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है। तो अंडे को सबसे अच्छा तरीका है खाने का, अगर आप उबाल के खा सको तो वो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें जो है वो अच्छी मात्रा में, अंडे में जो येलो कलर का पार्ट होता है अंदर, वो जो है वो येलो कलर का जो पार्ट होता है उसमें सल्फर कंटेंट अच्छा रहता है, सल्फर की मात्रा ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए आप देखोगे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो अंडे ज्यादा मात्रा में खा रहे होते हैं, उनकी स्किन थोड़ी सी जो है वो क्लियर होती है। क्लियर होती है मतलब, रंग के बारे में मैं कभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रंग की बोल ही नहीं रहा हूँ। क्लियर होती है मतलब चिकनी होती है, चिकनी होती है मतलब स्मूथ होती है ना। जो अंडे बाकायदा खा रहे होते हैं उनकी बॉडी में सल्फर कंटेंट अच्छी मात्रा में जा रहा होता है, और उनकी जो स्किन होती है वो चिकनी हो जाती है सल्फर के कारण से। अब आप बोलोगे भैया हम जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी स्किन खुरदुरी होती है, ऐसा है क्या? तो हाँ, कुछ मात्रा में वेजिटेरियन को सल्फर कंटेंट उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब येलो पार्ट नहीं खा रहे होते सल्फर, सल्फर और भी जगह पर देख ही लेते हैं। चलो याद आया, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए सल्फर कहाँ मिल सकता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, गूगल पे सर्च करना, वो बहुत जरूरी चीज है कि हम जो चीज खा रहे हैं उसमें कौन सा प्रोटीन, कितना प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में, उसको सर्च करना बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके लिए आपको केवल गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरे को अभी क्या पता करना है, मेरे को पता करना है नेचुरल सोर्सेस ऑफ सल्फर, है ना, नेचुरल सोर्सेस ऑफ सल्फर। तो मैं लिखूंगा नेचुरल सोर्सेस ऑफ सल्फर, सल्फर के मेन सोर्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मीट एंड पोल्ट्री। मीट एंड पोल्ट्री, मीट मतलब मांस, पोल्ट्री मतलब जो अंडे होते हैं, स्पेशली बीफ, बीफ मतलब होता है गाय का मांस, जो कि इंडिया में नहीं खाया जाता है मोस्टली। इंडिया के कुछ एरिया में खाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप असम मिजोरम वगैरह चले जाएंगे तो वहां पर गाय का मांस खाया जाता है और इम्पोर्ट भी किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। गोवा साइड भी बीफ खाया जाता है। तो बीफ मतलब होता है गाय का मांस, है ना। हिंदू लोग नहीं खाते हैं, हिंदू लोग गाय का मांस को थोड़ा सा स्किप करते हैं। हैम के बारे में मुझे मालूम है क्या होता है, लेकिन मैं भूल गया हूँ इनका।
चिकन तो आप समझते ही होंगे। डक, डक भी खाते हैं, इंडिया में नहीं खाते नॉर्मली, डक इतनी कॉमन नहीं है, इंडिया में चिकन ज्यादा कॉमन है, लेकिन डक बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगह खाते हैं। टर्की भी खाते हैं। एंड ऑर्गन मीट्स लाइक हार्ट एंड लीवर, तो जो कुछ जानवरों के जो दिल होते हैं और जो लीवर होते हैं, है ना, शायद लीवर को कलेजी भी बोलते हैं, तो वो खाते हैं। यदि लीवर, लीवर समझते हो ना, लीवर और हार्ट खाते हैं तो उसमें भी सल्फर मात्रा बहुत ज्यादा होता है। फिश एंड सी फूड, जो मछली खाते हैं, और जो समुद्री जीव जैसे कि कई लोग केकड़े को खाते हैं, ऑक्टोपस भी खाया जाता है चाइना और जापान में, तो वो उसको सी फूड बोलते हैं। जो घोड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, घोड़ा समुद्री जीव है, इसको घोड़ा जैसा होता है ना, सी हॉर्स, सी हॉर्स बोलते हैं, वो भी खाते हैं कई लोग। कई लोग झिंगुर भी, चाइना में तो आपको मालूम है बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो झिंगुर भी खाते हैं, श्रिम्प भी खाते हैं। श्रिम्प भी जो है वो आप देखना चाहो तो श्रिम्प भी बता दूंगा मैं। मसल्स और प्रॉन्स भी खाते हैं, प्रॉन्स मतलब जानता है कि केकड़ा ही होता है। लेग्यूमेंट्स स्पेशली सोयाबीन, यहाँ पर देखो वेजिटेरियन के लिए आया, सोयाबीन में सल्फर की मात्रा होती है। ब्लैक बीन्स जो है वो काली दाल जो होती है उसमें होता है। किडनी बीन्स में सल्फर होता है। किडनी बीन्स जो होती है वो राजमा को बोलते हैं, राजमा आप लोगों ने से देखा होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने खाया भी होगा, उसमें सल्फर होता है। स्पिट पीस यानी कि मटर के दानों में भी होता है। व्हाइट बीन्स यानी कि सफेद दाल में भी होता है सल्फर, है ना। तो वेजिटेरियन के लिए ये है। मैं आपको ये सर्च करना बता रहा हूँ कि कौन सी चीज में कितनी मात्रा में क्या होता है, आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको घी में पता करना है कि घी में कितना प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर आपको गूगल को केवल कुछ नहीं बोलना है, आपको लिखना है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ घी। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर कुछ टेबल आ जाएंगे, है ना। अब ये इन्होंने जो टेबल दी हुई है वो बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, तो कोई भी टेबल आप खोलोगे उसमें जो है वो कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है कंपैरिजन, काऊ और बफेलो के घी में अंतर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं अपन इसमें क्या क्या है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ इसको। टेबल कहाँ है भाई, ये। तो आई होप आपको नजर आ रही होगी, मैं थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दिख रही है, यहाँ पर काऊ घी लिखा हुआ है और बफेलो घी लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि किससे बना हुआ है। पहला लिखा हुआ है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब कि नमी या पानी बोल सकते हो। तो 0.5% होता है पानी काऊ के घी में, और 0.5% होता है बफेलो घी में ऑटोमेटिकली। ये प्योर फॉर्म है, कोई मिला नहीं रहा है एक्स्ट्रा। तो उसका होता है फैट, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। वसा जो है वो काऊ के घी में होता है 99.3, 99.3। और बफेलो यानी कि भैंस के दूध में होता है 99.5। फैट किस में ज्यादा है, बफेलो को घी में वसा जो है वो ज्यादा होता है, काऊ के घी में कम होता है। इसलिए आप कभी भी गाय का घी देखेंगे तो वो दिखेगा आपको थोड़ा सा पतला होता है। गाय का घी, सॉरी, गाय का दूध जो है वो आप देखोगे वो थोड़ा सा पतला होता है भैंस के घी दूध की तुलना में, है ना। उसी का असर यहाँ पर फैट पे भी दिखता है, गाय के घी में फैट कम होता है, भैंस के दूध में, भैंस के दूध से बने हुए घी में फैट थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसका लिखा है कैरोटीन। कैरोटीन आप जो है उसको खनिज लवण में ले सकते हो। विटामिन ए, विटामिन ए देखो किस में ज्यादा है, गाय में जो है वो 1933 तक वेरी करता है। 19 से 33 तक अलग अलग गाय में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। बफेलो में वो 17 से 38 तक जाता है। तो विटामिन ए की मात्रा लगभग लगभग दोनों में सेम है। विटामिन सी जो है वो गाय में ज्यादा है, 24 से 48 मिलता है मिलीग्राम पर ग्राम में, और यहाँ पर 18 से 38 मिलीग्राम। देखो 99% तो यही हो गया क्या, वसा। बाकी ये चीज जो है वो बहुत कम है, और प्रोटीन तो देखो कहीं दिख ही नहीं रहा है। फ्री फैटी एसिड, ऑलिक एसिड, विटामिन ई मिल रहा है थोड़ा सा, है ना। गाय के दूध में थोड़ा सा विटामिन ई ज्यादा है, बाकी के दूध में नहीं है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको कोई ऐसा खाने का पदार्थ का नाम लो जिसमें हमको कंपोजिशन पता करना है, कोई भी बोलो। चिकन में देखते हैं, चिकन मीट में कितना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर चिकन की अलग अलग वेराइटी दी हुई है। ये वेराइटी के नाम है ब्रॉयलर्स, टर्की, गूस और डक। ये अलग अलग चिकन दिए हुए हैं। टर्की भी जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ टर्की क्या होता है।
टर्की देश का नाम भी है, बर्ड का नाम चाहिए हमको। टर्की एक बर्ड होती है, वो इस प्रकार की दिखती है। कई लोग जो है वो टर्की खाते हैं। अपने यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया में कई इलाकों में भी ये भी खाई जाती है। तो ये टर्की कुछ इस तरह की दिखती है, मुर्गी जैसी रहती है, लेकिन थोड़ी सी अलग रहती है। तो टर्की ये होती है। गूस क्या होता है वो भी देख लो, गूस, ताकि आप पहचान सको। गूस भी एक बर्ड है जो कि देखो बतख जैसी दिख रही होती है ना। और डक तो आप जानते हो, डक बतख को ही बोलते हैं। तो गूस भी जो है वो बतख जैसी दिखती है, इसमें लिखा हुआ है। और ब्रॉयलर्स जो है वो मुर्गे होते हैं नॉर्मली। ब्रॉयलर्स भी देख लो, ब्रॉयलर्स जो है वो मुर्गों को बोला जाता है। ये मुर्गे की एक प्रजाति है। ये देखो मुर्गे इस प्रकार के, इनको जो है वो ब्रॉयलर बोला जाता है। ये चिकन के लिए जो है वो बनाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के होते हैं, नॉर्मली है इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें कितना क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज्यादा। किसमें है? ब्रॉयलर्स में, मुर्गों में विटामिन ए बहुत ज्यादा है। विटामिन सी किसमें है? यहाँ पर गूस में विटामिन सी ज्यादा है। विटामिन सी मतलब थोड़ा सा खट्टापन हो जाता है। विटामिन बी किसमें? अच्छा यहाँ पर मिलीग्राम में है मात्रा, इतना ज्यादा खुश मत होना कि बहुत ज्यादा है। मिलीग्राम कितना होता है? ग्राम से बहुत कम, मिलीग्राम, है ना। तो ये मिलीग्राम में है। फिर उसके बाद विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, नियासिन है, ये सभी खनिज लवण के नाम है। पेंटोएथिक एसिड, ये भी खनिज लवण के अंतर्गत ही आता है। विटामिन बी 6 है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 माइक्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो ये विटामिन बी 12 एक बहुत अच्छा टॉपिक है बताने के लिए। उसके लिए एक बार फिर से जोड़ो। बोरिंग तो नहीं हो रही है क्लास?